हाँ तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज 19 फरवरी या सामाजिक विज्ञान के जितने भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे मेरे प्यारे साथियों, हमने एक बार प्रयास किया है कि मैं आपको जो बताऊं वो प्रश्न आ जाए। एक बार हमारा एक है ना प्रयास है, इस प्रयास में देखते हैं कितना सफल होता है। और आप इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देखें अच्छे से, और हम इसमें आपको जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो हमारा यही होगा कि आपके अधिकांश प्रश्न पेपर में आ जाएँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्या होता है। देखिए, हम यहाँ पर आपको दो चीज़ देखिएगा। पहला तो यहाँ की इस वीडियो को देख लीजिए, और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप सब लोग ना टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है ना, टेलीग्राम पर क्या कीजिएगा, एग्जाम से पहले आप लोग लगभग 30 से 40 मिनट पहले जाकर के टेलीग्राम पर देखते रहिए, चेक करते रहिए। ठीक है ना, वहाँ पर हम कुछ ज़रूरी अति डालेंगे और उससे अधिकांश क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना होती है। ठीक है ना, तो इसलिए कहते हैं कि आप इस वीडियो को भी देख लीजिए। और हमने बहुत मतलब कि रात को ज़्यादा बहुत हो गया था इसको शूट करने में, और तो जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा हमने इसमें किया है, अपना 100% दिया है। इसके अधिकांश प्रश्न एग्जाम में रहेंगे, ऐसा मैं आपको है ना कहना चाहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम कुछ दिन पहले आप लोगों को गेस क्वेश्चन दिए थे। ठीक है ना, एसएसटी का, और गेस क्वेश्चन दिए थे और उसी से आपके अधिकांश प्रश्न रुके। तो ये जो हमारा गेस क्वेश्चन था, इसी से अधिकांश प्रश्न रहेंगे, ये बात तो तय है। बहुत दिन पहले हम आपको दे दिए थे और आप लोग इसका बहुत सारा आंसर निकाल भी लिए होंगे। देखिए, अब हम तो इसका आंसर सबका नहीं बना पाए, टाइम ही नहीं मिलता। आपको पता है कितना ज़्यादा बिजी रहते हैं हम। तो अगर आप लोगों ने हमारा गेस क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन कर लिया होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको 2 अंक के प्रश्नों में और 5 अंक के प्रश्नों में कहीं दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमने गेस क्वेश्चन में सारे प्रश्न दिए थे। ठीक है, और अभी हमको एग्जाम का पैटर्न देख करके ऐसा लगता है कि लगभग 80% क्वेश्चन गेस क्वेश्चन से मेरे रहेंगे। ठीक है, अब तो मेरे लग रहा है कि बहुत अच्छा हमारा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो हमने सबका आंसर तो नहीं ढूंढ पाया था, आप लोगों ने ढूंढा होगा। तो प्यारे बच्चों, जब हमने आंसर नहीं ढूंढा तो उसके बाद हमने कुछ आंसर अभी तैयार किए हैं आपके लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, अभी जो हमने आपके लिए तैयार किया है। तो हम शुरू करते हैं हिस्ट्री से। ठीक है, तो हिस्ट्री में जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने का चांस है, वो हमने पढ़ाया था आपको यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मैंने सब्जेक्टिव कराया था। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या, राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद आज एग्जाम में आने का चांस है, आप लोग देख लीजिए, है ना, कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौतिक, सांस्कृतिक या सामाजिक, है ना, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का भाग है। नहीं लिखना है ऐसा, तो क्या लिखना है कि राष्ट्र के प्रति है ना, क्या लिखा है, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, यहाँ पर देश हो गया, सॉरी, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। ये क्वेश्चन आएगा, आपको लिख देना है कि, है ना, कि राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप आएगा, मेजनी कौन था। तो मेजनी के बारे में आपको अच्छे से पता है कि मेजनी क्या था, साहित्यकार, जनतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। उन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मेजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की थी। अगला आता है मेटरनिक युग। ये क्वेश्चन देखिए, पहली या दूसरी पाली में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कि मेटरनिक युग क्या है। तो क्या लिखा हमने कि मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, है ना, के शासनकाल को मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई थी। मेटरनिक ने, है ना, मेटरनिक ने इटली पर अपना प्रभाव जमा कर कई राज्यों को क्या क्या था, कई, है ना, जमा कर उसे कई राज्यों में विभक्त कर दिया था। ये था हमारा मेटरनिक का। चलिए अगला हमारा आता है ना, गेरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो गेरिबाल्डी जो पेशे से एक नाविक था, वे सशस्त्र क्रांतिकारी, है ना, सशस्त्र क्रांतिकारी द्वारा दक्षिणी इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। गेरिबाल्डी ने अपने सैनिकों की मदद से इटली के प्रांत सिलियरी तथा नेपल्स पर आक्रमण किए थे। इस प्रकार की कई गतिविधियों पर गेरिबाल्डी शामिल थे। अगला क्या आता है, देखिए इसमें हमारा क्या था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर आता है हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा आता है ध्यान दीजिएगा। अगला आता है हमारा पूंजीवादी व्यवस्था क्या है। तो पूंजीवादी व्यवस्था क्या है, आपको पता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति लोगों का ही ज़्यादा मतलब कि चलता है। मतलब कि क्या लिखा है, पूंजीवादी एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग के द्वारा राष्ट्र के सभी कार्यों में, है ना, सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा खून रविवार, देखिए ये क्वेश्चन आएगा। खून रविवार आपके पहली या दूसरी पाली में आएगा। आप लोग इसको अच्छा से पढ़ लीजिए खून रविवार के बारे में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहली या दूसरी पाली में आएगा, है ना, हमने पहले भी आपको अच्छे से बताया है। ठीक है, तो ये खून रविवार अच्छे से कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा आज। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, आपको बताया था ना कि वर्ष 2000, है ना, वर्ष 1904-5 के रूस जापान युद्ध में रूस एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया, जिसके कारण से रूस की जनता अपनी ही सेना के विरुद्ध में रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रहे थे। जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। उस दिन रविवार था, इसलिए इस घटना को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। इस घटना 9 जनवरी 1905 को, ये नेक रनर के अनुसार 22 जनवरी 1905 को हुई थी। ठीक है,
इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है ना अक्टूबर क्रांति है, सर्वहारा वर्ग है, देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा, है ना PDF आपके सामने आपको मिल सकता है, आप लोग है ना स्क्रीनशॉट भी लेके आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आ सकता है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हमने जो भी कराया है सब इनपुट नहीं कराए हैं इसमें, है ना 2 नंबरिया क्वेश्चन सब आ जाएगा, है ना। धन्यवाद। यहाँ क्या हो ची मिन के विषय में संक्षेप में लिखें, एग्जाम में आ सकता है आज। अगला हमारा क्या था कि हो ची मिन मार्ग क्या है, तो हो ची मिन मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, जिसमें सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकलकर जुड़ी हुई थी। अमेरिका ऐसे अनेक बार क्षतिग्रस्त कर चुका था, है ना, परंतु इसे पुनः ठीक कर लिया जाता था। नेक्स्ट आता है कि हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करें, तो हुआ हुआ आंदोलन एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था, है ना, जिसके नेता हुएन फुसो थे। ये क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल था। नेक्स्ट आता है राष्ट्रवाद में हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारा ये आ जाता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत लंबा है जी। हाँ, खिलाफत आंदोलन, है ना, तो आपके एग्जाम में खिलाफत आंदोलन और रोलेक्ट एक्ट, है ना, ये सब क्वेश्चन हल्का हल्का क्या बताना है इसमें प्यारे बच्चों। खिलाफत आंदोलन हम पहले बहुत बार पढ़ा चुके हैं, पूरा हिस्ट्री पढ़ा चुके हैं, सब कुछ हम पढ़ा ही दिए हैं सब्जेक्टिव में, कुछ बाहर नहीं आएगा। बस टेलीग्राम पर जो क्वेश्चन हम पहले देंगे उसको देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। खिलाफत आंदोलन के बारे में पूछा है कि वर्ष 1920 ईस्वी में तुर्की के सुल्तान के खलीफा पद को या सिंहासन को अंग्रेजों द्वारा छीन लिया गया था, जिससे भारतीय मुसलमानों को भी बहुत बुरा लगा था। इसलिए भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के सुल्तान के समर्थन में है ना खिलाफत आंदोलन किया था। नेक्स्ट आता है कि रोलेक्ट एक्ट से आप क्या समझते हैं, तो क्या लिखा हमने कि रोलेक्ट एक्ट सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में वर्ष 1919 ईस्वी में लाया गया था, जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट किए गिरफ्तार किया जा सकता था। गिरफ्तार व्यक्ति को न कोई वकील करने या कोई न दलील पेश करने का अधिकार था। इसलिए इस कानून को बिना वकील बिना दलील का कानून, है ना, कानून कहा गया। कुछ विद्वानों ने इसे काला कानून कहकर भी संबोधित किया। यह रिलेटेड बहुत बढ़िया एग्जाम में रहेगा आज, ठीक है। अगला आता है हमारा क्या, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा क्या होता है कि दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू किया गया था, जिसका है ना जिसका मुख्य उद्देश्य समुद्र तट पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून को भंग करना था। यह आंदोलन पूरी तरह से असफल, है ना, पूरी तरह से सफल रहा बच्चों। असफल बनने पर तो एक को नंबर नहीं मिलेगा आपको। अगला है मेरे प्यारे बच्चों क्या है ना कि गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता क्या है, तो लिख देना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद है ना अंग्रेजी सरकार को गांधी जी के साथ समझौता करना पड़ा। इसी समझौतों को है ना गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, जो मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि है ना चंपारण सत्याग्रह, तो ये भी करेगा, है ना, पहली पाली या दूसरी में ये क्वेश्चन रहेगा। चंपारण सत्याग्रह क्या लिखना है, सन 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में किसानों को तिनकठिया पद्धति से मुक्ति दिलाने के लिए गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, ये नहीं आएगा एग्जाम में, छोड़ दीजिए इसको। अगला आता है असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन कैसे था, ये रहेगा। हो सकता है ये क्वेश्चन 5 नंबरिया में रहे, ठीक है। देखिए आंसर क्या है हमारा कि वर्ष 1920 ईस्वी में अंग्रेजों के दमनकारी नीति से परेशान होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, है ना। इस आंदोलन में उसने पहली बार लोगों को एकजुट होने को कहा, है ना। इस आंदोलन में लाखों लोगों ने भाग लिया, ऐसा देश में पहली बार हुआ था, इसलिए इसे पहला जन आंदोलन कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि लोगों ने पहली बार इसमें भाग लिया। पहले गांधी जी जो करते थे, जितना भी आंदोलन किए, वो सब आंदोलन खुद कर रहे थे, वो 5-10 लोग रहते थे, वो आराम से करते थे, लेकिन असहयोग आंदोलन में लाखों लोगों ने भाग लिया। अभी देखिए ईटो क्वेश्चन भी रहेगा, बिहार के किसान आंदोलन के बारे में एक क्वेश्चन रहेगा पहले बच्चों। बिहार किसान आंदोलन के क्या क्या हुआ था 1917 ईस्वी में, नील की खेती के लिए लिखना था आपको, आराम से लिख दीजिएगा। चलिए अगला हमारा क्या आता है, स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था, नहीं आएगा क्वेश्चन, छोड़ दीजिए इसको, नहीं आएगा आज, है ना। अगला हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो हम दिए थे उसमें छांट देते हैं, अभी हम क्या क्या छांट सकते हैं, छांट देते हैं, ठीक है। कौन सा आएगा कौन नहीं आएगा, देखिए बजुर्वा वर्ग की उत्पत्ति, हाँ ये आ सकता है ना। तो बजुर्वा वर्ग की उत्पत्ति औद्योगिकरण के फलस्वरूप ब्रिटिश सहयोग से भारत के उद्योगों में पूंजी लगाने से हुई। बाद में यही वर्ग अंग्रेजों की औपनिवेशिक एवं शोषणकारी नीतियों के खिलाफ हो गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये बजुर्वा वर्ग।
अगला देखिए क्या है हमारा स्लम पद्धति। तो देखिए एकदम पहली दूसरी पाली में किसी एक में आपको देखने को मिलेगा कि औद्योगिक है ना, औद्योगिकरण के बाद शहरों में बड़े बड़े फैक्ट्री लगाए गए जिसमें काम करने वाले मजदूर को ग्रामीण क्षेत्रों से लाया गया। इन मजदूरों के रहने के लिए कोई खास प्रबंध नहीं किया गया, जिसके कारण यह मजदूर फैक्ट्री के आसपास रहने लगे, जहां उनके लिए न अच्छा पानी, न अच्छा बिजली, न अच्छी सफाई इत्यादि थी। इस प्रकार से स्लम पद्धति या स्लम बस्ती की शुरुआत हो गई। अगला आता है कि न्यूनतम मजदूरी एक्ट कानून नहीं आएगा, अगर आएगा तो लिख दीजिएगा। 1948 में पारित हुआ था। इसका उद्देश्य था मजदूरों को कम से कम इतनी मजदूरी मुहैया कराना जिससे वो खाकर कुछ बचा भी सके। नेक्स्ट देखिए हिस्ट्री में क्या क्वेश्चन आ सकता है। हिस्ट्री में आया कि शहर किस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र रहा है ना, आ सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शहर ने किन किन नई समस्याओं को जन्म दिया, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर क्या लिख लेंगे कि शहरों ने है ना, कि शहरों ने कई नई समस्याओं को जन्म दिया है, जैसे प्यारे बच्चों घनी आबादी के कारण बेरोजगारी, यातायात की समस्या, गंदगी, ध्वनि प्रदूषण, महंगाई इत्यादि। अगला हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या आता है। नेक्स्ट आता है हमारा मेरे प्यारे बच्चों, हम पहले पढ़ा चुके हैं पूरा आप लोग को, ऐसा नहीं पढ़ा है। हाँ, विश्व बाजार क्या है ये आता है कि विश्व बाजार वैसा बाजार को कहते हैं जहाँ विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो, जैसे भारत देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में। अगला आता है कि औद्योगिक क्रांति क्या है। तो उद्योग अथवा व्यापार के क्षेत्र में हुए बहुत बड़ी परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1750 ईस्वी में इंग्लैंड से हुई थी। नेक्स्ट आर्थिक संकट क्या है। तो जब कभी अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र या एक भी क्षेत्र डगमगा जाते हैं तो उसे देश के अर्थ का संकट हो जाता है। इस स्थिति को आर्थिक संकट कहते हैं। वर्ष 1929 ईस्वी में विश्वव्यापी आर्थिक संकट हुआ था। नेक्स्ट आता है हमारा भूमंडलीकरण की शुरुआत, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भूमंडलीकरण है ना, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना भूमंडलीकरण कहलाता है। वास्तव में भूमंडलीकरण निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की ही देन है। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। इंपॉर्टेंट, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन नहीं आएगा, गलत, इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन आज के लिए। अगला हमारा देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगला आज के लिए इंपॉर्टेंट है गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखेंगे, गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुटेनबर्ग ने हैंड प्रेस के उपयोग से प्रेस के क्षेत्र में क्रांति ला दी। गुटेनबर्ग ने ही पहली बार पुस्तक बाइबल को छापा था। नेक्स्ट आता है छापा खाना किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। छापा खाना, पांडुलिपि, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा आज एग्जाम में, है ना, देख लीजिएगा, है ना। तो मुद्रित करने वाले यंत्र को छापाखाना कहा जाता है। इसकी खोज मुद्रण कला की शुरुआत से हुई है। पांडुलिपि क्या है। तो हस्तलिखित पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। इसकी उपयोगिता यह है कि हम इसे पढ़कर ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में ये सारे क्वेश्चन जो देखे आप 2 नंबर या इंपॉर्टेंट है। छापाखाना यूरोप कैसे पहुंचा, तो छापाखाना के बारे में लिखना है। और देखिए 5 अंक के प्रश्न जो भी हिस्ट्री में आएंगे, तो मैं आपको ये है ना, मैं चाहूँगा कि मैं आपको थोड़ा सा गेस करके आपको बता दूँ, है ना। तो वो आपको मैं आधा घंटा पहले या फिर 40 मिनट पहले, 1 घंटा पहले गेस कर पाऊँगा वो आपको मैं गेस करके बताऊँगा, ठीक है ना। कब बताऊँगा मेरे बच्चे, तो टेलीग्राम पर बता दूँगा, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट में। हिस्ट्री समाप्त हो गया, यहीं से ये क्वेश्चन आ सकते हैं 2 अंक के प्रश्न, ठीक है। चलिए जैसे हिस्ट्री समाप्त होता है शुरू होता है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में पहला क्वेश्चन आता है कि सतत विकास क्या है, ठीक है। तो लिखना क्या है कि ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। इसे ही हम लोग सतत विकास कहते हैं। याद रखना कि ऐसा विकास हो जिसमें भविष्य और वर्तमान दोनों को देखा जाए। अगला क्वेश्चन आता है आर्थिक नियोजन क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विकास के कार्य में उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। राष्ट्रीय आय क्या है। तो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट क्या है। तो मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP एक रिपोर्ट जारी करता है जिसे मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। अगर वो सब नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय दोनों में बहुत, है ना, ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक रहेगा। और अगर पहली में नहीं तो दूसरी में नहीं तो पहली में, है ना। तो राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है ना। राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर भागफल जो आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। यानी प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है
राष्ट्रीय आय बटा देश की जनसंख्या। नेक्स्ट आता है एटीएम। एटीएम के बारे में तो सबको जानता है, क्या नहीं जानता है। एटीएम अगर तो लिख दीजिएगा। एटीएम क्या होता है? यह एक प्लास्टिक कार्ड होता है जो किसी बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों को है ना, अपने ग्राहकों को दिया जाता है। ग्राहक 4 अंक के गुप्त पिन की मदद से खाते में सातों दिन 24 घंटे किसी भी समय खाते में जमा अपनी राशि को निकाल सकता है। इसे डेबिट कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। हो गया। अगला आता है क्रेडिट कार्ड, है ना। क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड होता है जो किसी बैंक के द्वारा अपने कुछ खास ग्राहकों को दिया जाता है ना। ग्राहक कार्ड की मदद से खाते में जमा खाते में राशि नहीं होने के बावजूद भी एक निश्चित सीमा तक इस कार्ड से वस्तु या सेवा का लाभ ले सकते हैं, जिसके समतुल्य राशि उन्हें पुनः वापस करना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि मतलब सबको नहीं मिलता है। क्रेडिट कार्ड जो है ना, बैंक के द्वारा कुछ खास ग्राहकों को दिया जाता है, जिस ग्राहकों का वेतन मतलब कि अच्छा खासा रहता है, और वो ग्राहक क्या करता है, अगर खाता में पैसा नहीं होने के बावजूद भी कुछ पैसा क्रेडिट के तौर पर यानी ऋण के मतलब कर्जा के रूप में निकाल सकता है, जिसको फिर उसे वापस करना पड़ता है कुछ दिन के अंदर। मनरेगा के बारे में आता है, आपको पता है कि मनरेगा ग्रामीण लोगों को रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी भी निर्धारित है। नेक्स्ट आता है आय किसे कहते हैं? किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक के बदले जो वस्तु या धन मिले उसे आय कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आएगा, कोई दिक्कत नहीं, सब तो हम आप लोग को पढ़ा दिए पहले ही। अगला हमारा आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों दोनों के पास होता है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, पहला चैप्टर से ये सब आ सकता है। अगला चैप्टर देखिए, इसको थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे फुल फॉर्म वाला। ठीक है, तो हो सकता है एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसटी का गुड्स सर्विस टैक्स, एनएनपी का नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी का ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, एनआई का नेशनल इनकम, है ना, ईडीआई का इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनकम, सीपीआई है ना, पीसीआई का पर कैपिटा इनकम, एनएसएसओ का नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ का सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसमें से कोई एक प्रश्न रहेगा, है ना। चलिए, अगर जो भी हो सकता है आपको हम टेलीग्राम पर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा आता है कि आय से आप क्या समझते हैं? आय आ सकता है, तो आय के बारे में कितना बार पढ़ा चुके हैं हम। सकल घरेलू उत्पादन आता है शुद्ध, है ना। तो राष्ट्र जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अगला हमारा क्या आता है कि आय से क्या समझते हैं? क्या लगेगा? जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य करता है तो उस कार्य के बदले जो पारिश्रमिक मतलब जो वेतन मिलता है, जो पैसा मिलता है, जो धन मिलता है, उसी को आय कहते हैं। जैसे हम लोग अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो उसके बदले जो आप लोग पैसा दीजिएगा वही हमारा आय कहलाएगा। अगला आता है कि सकल घरेलू उत्पादन क्या है? घर मतलब समझते हैं अपने देश के अंदर ही मतलब उत्पादन होना चाहिए खाली। ठीक है, तो किसी देश में दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी कहा जाता है, गुड्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे आता है हमारा शुद्ध राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? तो कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से खर्च को घटा देने से जो बचता है वह शुद्ध राष्ट्रीय आय कहलाता है, एनएनपी कहलाता है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसने की थी? पता है आप लोग को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, हटाइए इसको। अगला गरीबी को जन्म देती है कैसे? ये क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों, पहले दूसरी पाली में क्वेश्चन रहेगा, है ना, कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के अनुसार गरीबी को जन्म देती है क्योंकि गरीबी के कारण उनकी आय कम होती है और अशिक्षा, है ना, क्या लिखे कि अशिक्षा होती है और अज्ञानता के कारण बच्चों की पैदाइश अधिक होती है, उनकी अगली पीढ़ी और गरीब हो जाती है और यह गरीबी का कुचक्र चलता रहता है। और तो हम कह सकते हैं कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। अगला आता है कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर बताइए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखें? प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित अंतर। प्रति व्यक्ति मतलब क्या हुआ कि राष्ट्र की आय को देश की जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा आता है क्या? राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय में हमें क्या लिखना है प्यारे बच्चों, क्या ना कि देश, है ना, कि किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यही दोनों में अंतर है। अगला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट और हल्का भी है कि वस्तु विनिमय क्या है? तो उत्तर क्या है
किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय कहलाता है। अर्थात वस्तु के बदले वस्तु विनिमय कहलाता है। 2 अंक का आता है, इतना लिखेंगे नंबर मिल जाएगा। मौद्रिक प्रणाली क्या है? तो मौद्रिक प्रणाली में विनिमय का सारा कार्य मुद्रा की सहायता से ही होता है। मुद्रा की सहायता से ही होता है। इस प्रणाली में कोई व्यक्ति वस्तु या सेवा बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा से अपनी ज़रूरत की वस्तुएं प्राप्त करता है। ये मौद्रिक प्रणाली आ गया, समझ गए। अगर आता है मुद्रा की परिभाषा दीजिए, है ना, तो क्या लिखें कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की परिभाषा अलग अलग दी है ना। प्रोफेसर हार्टले बिट्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान घूरता है। साख क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साख। तो साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। जिस व्यक्ति पर जितना ही विश्वास या भरोसा होता है उसका साख उतना ही अधिक होता है। अर्थशास्त्र में साख का मतलब ऋण लौटाने तथा भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होता है। ठीक है, तो अच्छा से आप आराम से लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है हमारा कि वित्तीय संस्थाएं से आप क्या समझते हैं। तो हमारे देश की वह संस्था जो व्यवसाय करने के लिए ऋण प्रदान करती है वित्तीय संस्था कहलाती है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सब क्या है? वित्तीय संस्थाएं हैं। नेक्स्ट आता है हमारा किसानों को साख। ये तो नहीं आएगा एग्जाम में, यह आ सकता है कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं। तो सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें समान आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए लोग स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर कार्य करते हैं, इसे कहते हैं अगला आता है हमारा कि स्वयं सहायता समूह क्या है। तो क्या लिखते हैं कि यह ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20 व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो बैंकों से लघु ऋण लेकर पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं एवं गांव के विकास में अपना योगदान देते हैं। इसे कहते हैं स्वयं सहायता समूह। चलिए नेक्स्ट है कि सरकारी सेवा क्या है। तो कोई भी सेवा जिसके बदले सरकार पैसा देती है वो सरकारी सेवा कहलाती है। तो हम लिखे यहाँ पर कि जब देश या राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है तो इसे सरकारी सेवा कहा जाता है, जैसे सैन्य सेवा, वायुयान सेवा इत्यादि। नेक्स्ट आता है आधारभूत संरचना नहीं आएगा, छोड़ दीजिए। रोजगार नहीं आएगा। वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं आएगा, छोड़ दीजिए, सब क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अगला हमारा आता है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखे हम कि देश की अर्थव्यवस्था का विकास, है ना, देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ संबंध कराना वैश्वीकरण कहलाता है। बहुराष्ट्र कंपनी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। वैसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और समन्वय रखती है उसे बहुराष्ट्र कंपनी कहते हैं, जैसे सैमसंग, कोका कोला इत्यादि। अगला हमारा क्या आ जाता है, नेक्स्ट आता है कि विश्व बाजार संगठन क्या है और यह कब और क्यों स्थापित की गई थी। नेक्स्ट आता है भारत में सन 1991 ईस्वी में आर्थिक सुधारों को क्या मतलब कि समझते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा उदारीकरण को परिभाषित करें। नहीं इंपॉर्टेंट है तो हम छोड़ दिए सब चीज़। उदारीकरण आता है ना, लिबराइजेशन और, है ना, ये वाला जो है ना, दोनों इंपॉर्टेंट है। उदारीकरण तो क्या लिखें, जब सरकार अपने देश में लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों को हटा देती है तो इसे उदारीकरण कहते हैं, जैसे लाइसेंस और कोटा को हटा देना। निजीकरण, जब निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वामित्व हो जाए तो उसे निजीकरण कहते हैं। और इसकी शुरुआत जो है ना सरकार ने 1991 में किया है। आप लोगों को पता है निजीकरण मतलब होता है अंग्रेजी में प्राइवेटाइजेशन, जो कि हम रेलवे का भी हो रहा है, आप सबको अच्छे से पता होगा, वही आपको लिख देना। दूसरी बात यहाँ है कि एसएसटी है, पेपर प्यारे बच्चों, 100% को जरूरी नहीं कि जो आंसर वही लिखना है, आप सबको यहाँ पर मिला जुला के लिख सकते हैं। और जितना अच्छा से आप मिला जुला के लिखेंगे उतना नंबर मिलेगा। तो आपको यहाँ सिंपल सोचना है कि आपका लिखने वाला सब्जेक्ट है और हर विषय का अलग अलग, मतलब हर स्टूडेंट का उत्तर अलग अलग होगा, इसीलिए आपको एक रत्ती भी नहीं डरना है और आपको अच्छे से जवाब देना है। किसी भी अपने शब्दों में उत्तर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है उपभोक्ता किसे कहते हैं। ये तो नहीं आएगा। उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करना उपभोक्ता होता है, छोड़िए उसको। उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न प्रकार के नारे ये आ सकते हैं। तो उपभोक्ता जागरण के लिए जो जो नारे हैं उसको लिख देना है। आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से नारे हम पहले भी आपके अच्छे से पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग का इकोनॉमिक्स क्लियर हो गया। अब चलिए देख लेते हैं सिविक्स को, फिर देख लेंगे ज्योग्राफी को। इस तरह से आपका पूरा का पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे, है ना, यहाँ से अधिकांश आएंगे। और उससे पहले जो भी आ सकते हैं वो आपको हम टेलीग्राम पर अच्छे से देंगे ही। नेक्स्ट आता है आपका पॉलिटिकल साइंस। इसमें से आपका 3 क्वेश्चन आएगा।
पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति किस किस बातों पर निर्भर करती है, नहीं आएगा। सांप्रदायिक राजनीति वाला आएगा, ठीक है ना, आने का चांस है इसका। कि सांप्रदायिक राजनीति से आप क्या समझते हैं? उत्तर है कि धर्म के आधार पर राजनीति करना, अर्थात एक धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ बताकर राजनीति करना सांप्रदायिक राजनीति कहलाता है। तो यहाँ पर आपका आराम से हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है हमारा सत्ता में साझेदारी का क्या अर्थ है? बहुत थक जाते हैं प्यारे बच्चों, मतलब इतनी रात को वीडियो शूट करने में। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? उत्तर क्या है कि देश की राजनीति को केंद्र सरकार से लेकर ग्राम पंचायत के विभिन्न वर्गों में बंट जाना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। इससे विभिन्न समुदायों के बीच टकराव भी कम हो जाता है, क्योंकि सहना लगभग सभी वर्गों को सत्ता में रहने का मौका मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? उत्तर है लोकतंत्र में सत्ता किसके पास रहेगी यह जनता तय करती है, इसलिए सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में काफ़ी मायने रखती है। सत्ता की साझेदारी से राजनीतिक शक्ति देश के विभिन्न तबके के लोगों तक पहुंच जाती है। अर्थात गठबंधन की सरकार से आप क्या समझते हैं? तो जब दो या दो से अधिक राजनीतिक पार्टियां आपस में मिलकर बहुमत पूरा करके अपनी सरकार बनाती है, तो इस प्रकार बनी सरकार को गठबंधन की सरकार कहते हैं। वर्तमान में बिहार में जेडीयू और भाजपा का गठबंधन है। तो गठबंधन सरकार का मतलब होता है जब 2-3 पार्टी मिलकर के सरकार बनाते हैं, वो क्या कहलाता है? गठबंधन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दल की परिभाषा आ सकता है आपके एग्जाम में, क्या लिखना है? राजनीतिक दल कुछ ऐसे लोगों का समूह होता है जिनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त कर देश की जनता का सेवा करना होता है। जैसे कांग्रेस पार्टी, ये सब क्या राजनीतिक पार्टी है? याद रखिए कि राजनीतिक है ना पार्टी कुछ लोगों का समूह होता है या कुछ ऐसे लोगों का समूह होता है जिनका उद्देश्य मतलब कि समान होता है। उनका प्राथमिक उद्देश्य होता है कि तो मेरे प्यारे बच्चे देखिए, मेहनत करने से पेपर क्यों नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? तो उत्तर लिखना है कि बिहार में हुए छात्र आंदोलन का प्रमुख कारण बेरोजगारी, भ्रष्टाचार एवं फसलों की कीमत में कमी और अन्य वस्तुओं की कीमत में तेजी हो रही थी। अला ये तो नहीं आ सकता है हमको लग रहा है, तो आपका आ जाएगा क्या? चिपको आंदोलन। क्या है हमारा कि है ना, चिपको आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य सरकार एवं वन विभाग में खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ को काटने की अनुमति लेना था। यह है चिपको आंदोलन। एक तो ये चिपको आंदोलन है, एक दूसरा है याद कीजिएगा जो गढ़वाल वाला था हमारा, है ना, जिसमें पेड़ से लोग चिपक गए थे। अगला आता है हमारा कि सूचना के अधिकार आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? उत्तर है कि सूचना के अधिकार आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य किसी सरकारी कामकाज का सटीक जानकारी नागरिकों को देना। इसकी शुरुआत राजस्थान में वर्ष 2005 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि राजनीतिक दल की परिभाषा दीजिए। मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। नेक्स्ट दल बदल कानून क्या है? दल बदल कानून उन सांसदों और विधायकों पर अंकुश लगाने के लिए, है ना, अंकुश लगाते हैं जो चुनाव जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। यह 1985 ईस्वी में संविधान में 52वां संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया था। दल बदल कानून, है ना, यही होता है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि परिवारवाद क्या है? तो जब किसी राजनीतिक पार्टी में एक ही परिवार के लोगों को बार बार पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता है या उन्हें ही चुनाव में टिकट दिया जाता है, तो इसे परिवारवाद कहते हैं। नेक्स्ट है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? ये तो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र एक ऐसा शासन व्यवस्था है, अमेरिका के राष्ट्रपति के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया गया शासन है। इसमें जनता अपनी मत के अनुसार अपनी सरकार को चुनती है। यही है लोकतंत्र के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे? तो उत्तर है कि आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है क्योंकि आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य शांति भंग करना है, जबकि लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य शांति बनाए रखना है। जब आतंकवाद की गतिविधियां बढ़ती है, लोकतंत्र, है ना, लोगों की लोकतंत्र के प्रति विश्वास कम हो जाता है। अतः ऐसा कहना उचित होगा कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है। नेक्स्ट हमारा समाप्त होता है। अब हमारा शुरू होता है ज्योग्राफी में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ज्योग्राफी में जो आपका क्वेश्चन आ सकता है वो देख लीजिए, ठीक है। वैसे हम टेलीग्राम पर थोड़ा देर पहले आपको हम बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आता है हमारा कि संसाधन की परिभाषा लिखिए। तो दुनिया की वे सभी वस्तुएं जो हमारी ज़रूरत के लिए होती है वे संसाधन कहलाती है। चाहे कोई भी चीज़ है, कुर्सी, टेबल, कलम, ये सब संसाधन है। अलावा संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है या फिर संसाधन क्यों, है ना,
संसाधन नियोजन किसे कहते हैं? तो संसाधनों का नियोजन मतलब होता है बचाना, ठीक है। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए संसाधन नियोजन आवश्यक है। अगर नियोजन नहीं कीजिएगा तो फिर राष्ट्र बर्बाद हो जाएगा। अगला आता है हमारा संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? तो लगभग दोनों सेम ही है ना। तो संसाधनों का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है, ठीक है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? देखिए क्या लिखे कि मानव एवं तकनीकी की रचनात्मक दोहन प्रवृत्तियां डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाती है। सतत विकास क्या है, हम पहले पढ़ा चुके हैं। मृदा किसे कहते हैं? संगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सतह को मृदा कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा भारत में पाए जाने मृदा के नाम लिखे, यही 6 होता है, आपको नाम अच्छे से लिख देना है। अगला हमारा आता है कि मृदा की परिभाषा लिखें एवं इसके प्रकार लिखें, है ना। तो हमने लिख दिया कि नदियों यहाँ क्वेश्चन नहीं है, जलोढ़ मृदा है ना, जलोढ़ मृदा की परिभाषा लिखें एवं इसके प्रकार लिखें। तो हमने पढ़ा दिया आपको कि नदियों एवं वर्षा जल के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। और इसके प्रकार 2 होते हैं, एक होता है पुराना जलोढ़ और दूसरा होता है हमारा नवीन जलोढ़। अगला आता है हमारा पुराना जलोढ़, है ना। तो उत्तर क्या हमारा कि पुराना जलोढ़ मृदा में कंकर एवं बजड़ी की मात्रा अधिक होती है, यह फसल के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। और नया जलोढ़ मृदा अच्छा होता है, उसमें है ना, उसमें है ना क्या लिखा हमने कि नवीन जलोढ़ मृदा के कण महीन होते हैं, इसमें पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यह खेती के लिए अधिक उपयुक्त होता है। भूमिगत नहीं आएगा, बहुउद्देश्य परियोजना आएगा, है ना। अगर कोई देखिए बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई नदी घाटी परियोजना, बहुत सारे उद्देश्यों क्या लिखें, बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देश्य परियोजना कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। नदी घाटी परियोजना या बहुउद्देश्य परियोजना का उल्लेख कीजिए, आ सकता है तो आपको लिख देना है। इसे क्या क्या है हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो क्या लिखना है कि बहुउद्देश्य परियोजना के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से उद्देश्य आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अगला हमारा क्या है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं? उत्तर है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है जो स्थानीय लोगों, किसानों, पर्यावरण, मानव अधिकार कार्यक्रमों को गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित करता था। अगला जल संकट किसे कहते हैं? पता है आप लोगों को, जल की है ना, जल की कमी या अनुपलब्धता जल संकट कहलाता है। बिहार में नदी घाटी परियोजना के नाम लिखे, कौन कौन सा परियोजना हुआ है? तो बिहार में नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित है, सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना। और नीचे हमारा आता है बहुत सारा। जल संसाधन क्या है? तो आपको पता है कि जल संसाधन क्या है, इसके क्या उपाय हैं? तो है ना, जल संसाधन के निम्नलिखित उपयोग हैं, है ना, इसका उपयोग पूछा गया है तो बहुत सारा उपयोग लिख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बात नहीं आएगा एग्जाम में, छोड़ दीजिए इसको, है ना। नदियों में प्रदूषण होने का कारण लिखेगा तो आपको लिख देना है। अगला हमारा आता है ना चिपको आंदोलन, ये वाला आ गया है ना, सुंदरलाल बहुगुणा वाला, ये आएगा, बहुत दिनों से आप लोग पढ़ेंगे। चिपको आंदोलन तो हर बच्चा जानता है, लिख दीजिएगा। खनिज की परिभाषा लिखें तो है ना, खनिज प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, इसमें क्या लिखें, जिसमें इसके पदार्थ रासायनिक एवं भौतिक गुणों के है ना के साथ एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है धात्विक और अधात्विक में अंतर, ठीक है, आने का चांस है। तो है ना, धात्विक में क्या होता है? तो जिसमें धातु के कण पाए जाते हैं धात्विक, जिसमें नहीं पाए जाते वो धात्विक, की बात खत्म हो गया। अगला हमारा क्या था? लोहे के अयस्क के नाम आ सकते हैं, लोह अयस्क के, है ना, लोह अयस्क और लोह खनिज में अंतर। अगला आता है हमारा बॉक्साइट किसे कहते हैं? अगला आता है रेशेदार फसल क्या है? खरीफ फसल, देखिए फसल पढ़ लीजिएगा, फसल आएगा, या तो खरीफ फसल आएगा मेरे बच्चे। तो खरीफ फसल क्या होता है? जून जुलाई में बोते हैं, 3 महीने के बाद काट लेते हैं अक्टूबर नवंबर में। अगला हमारा आता है रबी फसल, रबी फसल पता है आप लोग को कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है ना। जायद फसल ये आ सकता है। विनिर्माण क्या है? तो देखिए कि है ना, कच्चे माल द्वारा जीवन उपयोगी वस्तु बनाना विनिर्माण कहलाता है, ठीक है। अगला आता है मेरे प्यारे बच्चों, कृषि पर आधारित और खनिज आधारित उद्योग क्या है? तो जिसका कच्चा माल कृषि से मिले उसको कहना बोलेंगे कृषि आधारित उद्योग, जिसका मिले प्यारे बच्चों कहाँ से? कृषि से नहीं मिले उनसे बोले खनिज वाला उद्योग, है ना। अगला हमारा आता है भारतीय रेल सेवा परिवहन की मुख्य विशेषता लिखें। उच्चावच क्या हैस्यूर विधि से आएगा बच्चों, हैस्यूर विधि से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन आएगा। अस्तर रंजन, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हैस्यूर विधि क्या लिखें? उच्चावच निरूपण की एक ऐसी विधि है जिसमें मानचित्र में छोटी महीन एवं खंडित रेखाएं खींची जाती है। यह रेखाएं ढाल या जल के बहने की दिशा को दर्शाती है। नेक्स्ट हमारा अस्तर रंजन। अस्तर रंजन मानचित्रों को रंगने की एक विधि है जिसमें समुद्र या जलीय भाग को नीला रंग से, मैदानी भाग को हरे रंग से एवं पर्वतीय भाग को बादामी या बर्फीले रंग से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए ये क्वेश्चन एकदम हमको चांस लग रहा है 60% की क्वेश्चन आ सकता है इस बार, है ना, कि चावल उत्पादन भौगोलिक दशा लिखें।
चावल के उत्पादन के भौगोलिक दशा लिखना है, यानी कि चावल उत्पादन में क्या क्या चाहिए। तो वही नॉर्मल सब बात आपको लिख देना है कि मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए, तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, वर्षा की मात्रा 125 से। तो किसी एक पर भौगोलिक दशा आएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा, आसान चीज़ होता है, ठीक है ना। बहुत रात हो गई है मेरे बच्चे, है ना। आगे देखो क्या लिखा है गेहूँ के लिए, तो गेहूँ के लिए भी आपको लिख देना है क्या क्या आ सकता है, और दूसरा यहाँ पर 2-3 ठो आता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन सब आएगा पहले बच्चों, इससे बाहर नहीं आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और टेलीग्राम पर सब लोग जुड़ के रहिएगा, ठीक है। आधा घंटा पहले आप लोग चल जाइएगा। जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है मेरे बच्चे 9:45 में, ठीक है। तो आपको 9:10-15 मिनट में आपको यहाँ पर आना है, 9 बजे आना है ना। आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पर है ही सब लोग जुड़े हुए, दिशा ऑनलाइन क्लासेस। तो यहाँ पर दिशा क्लासेस में जैसे आप आएंगे, है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अभी 67,000 मेंबर इसमें है, जो कि आप लोग को हम बोले थे 70,000 करने के लिए। सुबह तक हो गया होगा शायद 70,000। यहाँ पर आएंगे तो यहीं पर हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे पहले, जो कि आपको लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन उसमें से मतलब अधिकांश क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है ना। अधिकांश क्वेश्चन उसमें से रहेंगे, ठीक है, जो हम देंगे आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो, ठीक है। मतलब 8-10 क्वेश्चन हम गेस करते हैं लगभग अनुमान से, लास्ट में उसमें से 5 क्वेश्चन आपका रह जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो आप लोग सब लोग यहाँ पर आइएगा और आकर के इसमें चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा, दोनों पाली में यहाँ पर आकर के आप लोग चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद मेरे बच्चों, बहुत रात हो गई, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा क्लास लेकर के, है ना। फिर मैं दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद बच्चों, जितना हमसे हो पाया हमने अपना दिया, अब अपना आप लोग बेस्ट दीजिए। मैंने अपना बेस्ट दे दिया बच्चों, जितना कर पाए इतना में ही खुश रहिए, आगे हम नहीं कर पाते हैं, बहुत थक गए हैं। धन्यवाद।